हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम क्लास 8th का साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ बेसिक्स देखे थे। आज हम शुरू करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप से। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम उनके एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि कौन सी क्रॉप्स है जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहलाती है। तो हॉर्टिकल्चर में हमने देखा था कि हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स और फ्लावर्स को स्टडी करते हैं और उन्हें ही कल्टीवेट किया जाता है। सो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेबल्स के एग्जांपल्स। तो जनरली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं? कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, टोमेटो एक्सेट्रा। देन हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स, मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, बनाना एक्सेट्रा। देन एग्जांपल्स ऑफ डेकोरेटिव प्लांट्स, क्रोटॉन्स, फर्न्स, बोगनविले एक्सेट्रा। देन डेकोरेटिव फ्लावर्स, रोज़, सनफ्लावर, जैस्मीन एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जिन्हें बारिश के मौसम में रेनी सीजन में बोया जाता है उन्हें कहते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। अब जो रेनी सीज़न है भारत में वो कब से कब तक होता है? जून से सितंबर तक। ये एक जनरल वैल्यू दी हुई है, जनरल पीरियड दिया हुआ है कि रेनी सीज़न भारत में कब से कब तक होता है। तो जून से सितंबर के बीच में जो क्रॉप्स बोई जाती है उन सभी को कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। अब एग्जांपल्स क्या हैं खरीफ क्रॉप्स के? पैडी, मेज़, पैडी मीन्स चावल, ओके, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्रॉप्स आर रबी क्रॉप्स। सो रबी क्रॉप्स आर द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? जो विंटर सीजन में बोई जाती है। देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक होता है? अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च ये क्रॉप्स बोई जाती है। अब इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड एक्सेट्रा। लिनसीड का मतलब होता है अरंडी का तेल। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि कुछ एक तेल होता है जो गेहूं पर या कुछ जो अनाज हम लोग स्टोर करके रखते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, दैट इज़ लिनसीड ऑयल। दैन नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है? इन ऑर्डर टू कल्टिवेट अ क्रॉप अ फार्मर परफॉर्म्स न्यूमरस टास्क्स फॉर गेटिंग अ गुड यील्ड। सच टास्क आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए फार्मर जो होता है बहुत सारी अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है ताकि उसकी अच्छी यील्ड हो, पैदावार उस क्रॉप की ज़्यादा से ज़्यादा हो। कोई भी फार्मर ऑफ कोर्स यही चाहेगा कि मैं जो अपने खेत में जो भी फसल बो रहा हूँ उसकी पैदावार, उसका प्रोडक्शन हाई होना चाहिए। तो उस हाई यील्ड के लिए, गुड यील्ड के लिए एक फार्मर जो प्रैक्टिसेस परफॉर्म करता है, जो पूरी सारी वैल्यू बाय वैल्यू या सीक्वेंस वाइज जो भी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करता है, दोज प्रैक्टिसेस आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती है? एक तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी बनाना, फिर सोइंग, उसमें मिट्टी में बीज बोना, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। देन इरिगेशन, इरिगेशन मतलब पानी अच्छे से दिया जाता है। वीडिंग, वीडिंग मतलब जो जंगली घास वास होती है उन्हें हटाया जाता है। क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है चूहों से, दूसरे जानवरों से या पक्षियों से। देन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी यील्ड बढ़ाई जाती है। हार्वेस्टिंग, थ्रैशिंग एंड विनोइंग, दैट मीन्स उसकी कटाई, फिर उसे थ्रेशर के थ्रू काटा जाता है, या फिर विनोइंग मतलब उसमें से हस्क तो जो होती है वो अलग किया जाता है। देन स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स का स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है अगर प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए तो फूड ग्रेन्स ख़राब हो जाते हैं। देन क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, ये क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। तो ये सारी प्रैक्टिसेस, ये 10 प्रैक्टिसेस है जिन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है और अच्छी यील्ड के लिए हर फार्मर अपने खेतों में ये सारी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करता है। दैन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम शुरू कर रहे हैं। देखिए इसका क्या मीनिंग होता है? टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल।
मिट्टी को टर्न किया जाता है और लूज़ किया जाता है। आपने जनरली आपके घरों में जो गार्डन होगा आपने भी देखा होगा, आप एक किसी भी डंडे की हेल्प से मिट्टी के अंदर उसको लूज़ करते हैं या उसको टर्न करते हैं। दैट इज़ नोन एज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दैट इज़ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, और वी may say that this is known as plowing of soil. So it allows the roots to penetrate deep into the soil. ये जो लूजनिंग और टर्निंग होती है या जो टिलिंग होती है, इसके थ्रू क्या होता है, जो रूट्स होती है वो मिट्टी में नीचे तक पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर तक चली जाती है। अगर सॉइल को ढंग से लूज़ नहीं करेंगे तो रूट्स ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगी। लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। अब अगर मिट्टी लूज़ होगी तो उसमें सॉइल के अंदर जो रूट्स हैं, जो पौधों की रूट्स हैं, वो ज़्यादा आसानी से ब्रीथ कर पाएंगी। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टिलिंग द सॉइल और टर्निंग द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लोइंग। इस पूरी प्रक्रिया को प्लोइंग कहा जाता है। अब देखिए, प्लोइंग में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि अर्थवॉर्म्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। अर्थवॉर्म्स को अच्छा माना जाता है, अर्थवॉर्म्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जो loosened soil होता है वो earthworms और microbes की growth को हेल्प करता है, जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न द सॉइल। ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अर्थवॉर्म्स या माइक्रोब्स की बात हो रही है, ये फार्मर्स के फ्रेंड्स कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस मिट्टी को फर्दर टर्न करते हैं, लूज़ करते हैं, एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और उसके अंदर ह्यूमस ऐड कर देते हैं। अब ह्यूमस का क्या मीनिंग होता है? देखिए, ह्यूमस का मतलब आप लोगों को पता है। ह्यूमस मतलब कुछ डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें डिकम्पोज किया जाता है माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स के द्वारा, तो वो ह्यूमस होता है। वो न्यूट्रिएंट्स की तरह एक्ट करता है मिट्टी के लिए। So they add humus to the soil, and that humus is beneficial for the plants. So these are actually the nutrients in the soil. Soil contain minerals, water, air and some living organism. ये सब soil के अंदर होता है। Dead plants and animals get decomposed by soil organism. अब क्या होता है, जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, मरे हुए पौधे या जानवर, उन्हें डिकम्पोज कर दिया जाता है सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। सॉइल ऑर्गेनिज्म मतलब यही माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स। ये उन्हें पीस कर काट कर एकदम छोटा कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। नाउ वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। अब अल्टीमेटली वो जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं, डेड प्लांट्स हैं या डेड एनिमल्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब अर्थवॉर्म या दूसरे माइक्रोब्स द्वारा उन्हें डिकम्पोज किया जाता है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और यही न्यूट्रिएंट्स फिर से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये पूरी साइकिल होती है, पूरी प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू ये प्रक्रिया चलती रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारी ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9993341563। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।